गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 12 में और कक्षा 11 में छात्र हैं उनके लिए लेकर आया हूं एक नया सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। तो कक्षा 12 के बच्चे और कक्षा 11 के बच्चे, ये दोनों बच्चे अगर सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहें। उनको सिंथेसिस बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहले ये है क्या, देखिए सिंथेसिस। आप जानते होंगे सिंथेसिस का मतलब। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। आप कभी फोटोसिंथेसिस का नाम सुने होंगे, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है? पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे नाम आ रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब बनाना। प्रकाश के किरणों को लेकर जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाकर अपना क्या करते हैं, एक भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तीन चीजों को मिलाकर वो भोजन तैयार करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ अर्थ निकलता है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में। यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस मिलकर एक नए सेंटेंस का निर्माण करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मिलकर एक नए सेंटेंस का निर्माण करेंगे, इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस रखा गया है। चलिए देखिए कैसे होता है ये। पहले तो ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो कुछ सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, यानी कि हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ये पहला हो गया नियम कि हम पहले नियम में यही देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। और इसका दूसरा जो पार्ट है उसको देखिए, उसमें कहा जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, उसमें भी सिंपल रहेगा, सिंपल सेंटेंस को, सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये हो गया दूसरा। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है इसी तरह से मिलता जुलता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंथेसिस अगर सीखना है तो हमें तीन तरह के सिंथेसिस को सीखना होगा, तब जाकर हमारा पूरा सिंथेसिस का कोर्स खत्म होगा। तो जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो पहला नियम कर रहा है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये दूसरे में कहा गया दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। या फिर तीसरा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल है, सबसे पहला जो हेडिंग है, मैं उसके बारे में चलता हूं, शुरू करता हूं। ध्यान से देखना कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, तो कैसे तैयार होता है, उसके क्या रूल है, सभी रूल को आपको समझना होगा अच्छे से। जब रूल आपको याद रहेगा, समझ में आएगा, तो आप आराम से इसे कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। बड़े ही आसान तरीके से मैं इसे समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। चलिए लिख देते हैं इसे, दो या
दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूल, इसको आप नोट कर लीजिए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलते हैं, हम लोग सीखते हैं, शुरू करते हैं ये कैसे होगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाएं और एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। तो इसमें सबसे पहला नियम जो आता है, सबसे पहला नियम कहा जाता है कि हम इसको बना सकते हैं पार्टिसिपल के प्रयोग से। पार्टिसिपल के प्रयोग से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, शुरू हो गया है। सिंथेसिस कैसे बनेगा, इसका पहला रूल जो है कहा गया, हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल से सिंपल बनाना, तो उसमें पहला है पार्टिसिपल के प्रयोग से। जो बच्चे पार्टिसिपल को जानते होंगे उनके लिए बड़ा आसान होगा कि वो समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते पार्टिसिपल, उनको एक वीडियो है, मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देखेंगे, पार्टिसिपल का यूज जो है, प्रयोग पढ़ाए हैं, उसको पढ़ लेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आने लगेगा। वैसे यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर दे रहा हूँ। ये देखिए, पार्टिसिपल जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, तीन प्रकार के पार्टिसिपल हैं, तीनों की अलग अलग पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो होता है वो कहा जाता है कि इसमें कर, पर, करके या ता, हुआ, ते हुए, ती हुई शब्द आते हैं। ठीक है, वर्ब में वर्ब के बाद कर, पर, करके या फिर ता, हुआ, ते हुए, ती हुई। दूसरा जो पास्ट है उसमें केवल हुआ, हुई, हुए आता है, जैसे सड़ा हुआ, मरा हुआ, गला हुआ, पड़ा हुआ, ऐसे। और तीसरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें भी कर, पर, करके आएगा, लेकिन ता, हुआ, ते हुए नहीं आएगा। अब प्रेजेंट और परफेक्ट ये दोनों का सेम मिल रहा है, कर, पर, करके, तो इसमें अंतर क्या है, प्रेजेंट वाले में जो होता है दो कार्यों के बीच समय नहीं लगेगा, और परफेक्ट वाले में दो कार्यों के बीच कुछ समय लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं प्रेजेंट का, देखिए, सर्प देखकर मैं डर गया। ठीक है, मैं सर्प देखा और देखते ही मुझे क्या लग गया, डर, यानी देखते ही तुरंत डर लग गया, तो ये तुरंत वाला काम है, ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ आया देखकर, कर, पर, करके भी आ गया, और दोनों कामों के बीच समय भी नहीं लगेगा, जैसे मैं सर्प देखूंगा वैसे ही डर जाऊंगा। दूसरा देखिए, भोजन पकाकर वह बाजार गई। भोजन पकाकर, यहां भी कर लगा, उसके बाद करें वह बाजार गई। ध्यान दीजिए कि भोजन पकाकर बाजार जाने में दोनों कार्यों के बीच समय लगेगा, लगेगा कि नहीं, भोजन पकाने में ही समय लगेगा, कुछ भी हो, थोड़ा सा मैगी भी बनाते हैं तो 2-4 मिनट 10 मिनट लग जाता है। तो ये समझ के चलिए कि अगर भोजन पकाएंगे और बाजार जाएंगे तो दोनों कार्यों के बीच समय काफी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि परफेक्ट वाले में दो कार्यों के बीच समय लगेगा, प्रेजेंट वाले में दो कार्यों के बीच समय नहीं लगेगा। तो चलते हैं, तो ये तो हम शॉर्टकट में आपको बता दिया, आप नोट कर सकते हैं, मेरी बातों को नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे बताया गया। और पास्ट वाले में मैंने बताया, जैसे हुआ, हुई, हुए, सड़ा हुआ, मरा हुआ, गला हुआ, पड़ा हुआ, गिरा हुआ, ऐसे ही कोई शब्द आएगा तो समझ लेना कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर पार्टिसिपल आएगा, पहचान भी लोगे, तो बनता कैसे है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वह वर्ब में, यानी पार्टिसिपल का जो पहचान है, कर, पर, करके जहां पे लगा हो उसकी अंग्रेजी में आईएनजी जोड़कर सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। पहला, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। अब देखिए, जैसा मैंने बताया आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं शुरू करता हूं एक एक एग्जांपल से आपको समझाना। देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं और उसमें आप समझिए, मैंने जो रूल बताया वो यहीं पे मैं अप्लाई करके आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है, आई रीच्ड होम, फुल स्टॉप। उसके बाद है, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, आई टुक ऑफ ऑफ माई क्लोथ्स। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे दो सेंटेंस है, आई रीच्ड होम, यहां से यहां तक आई रीच्ड होम, ये एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस। इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा, दोनों का अर्थ एक ही में जोड़ना है मुझे, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले तो सिंथेसिस करने से पहले एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि दोनों सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ निकालना अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद फिर दोनों सेंटेंसों को मिलाते समय प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमें प्रयोग कर देना है। देखिए कैसे, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, ठीक है। उसके बाद आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों सेंटेंसेस को अगर एक में जोड़ना हो और कर पर करके लगे, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए, ठीक है, समझ में आना। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए। अब यही जो मैं माइंड में लिखा हूं, सोचा हूं, कहीं पे आप नोट कर लीजिए, घर अलग से, पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे या उतार दिए, ठीक है, यही है। अब इसी को मैं अगर बना दूं यहाँ पे, पहुंच कर, कर पर करके लगाए तो रीचिंग, तो यहाँ पे हम कहेंगे रीचिंग होम। अब घर पहुंचकर क्या है, मैंने अपने कपड़े उतार दिए, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, ठीक। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इन दोनों को जब जोड़िए ना, तो एक जगह कहीं नोट कर लीजिए, और जो नोट किए हैं ना, उसमें अगर कर पर करके लग गया, यानी पार्टिसिपल आप लगा लिए हैं, तो बस सेम टू सेम इसी का आप ट्रांसलेशन कर दीजिए, बस बन गया आपका दोनों सेंटेंस मिलकर एक में। अब यहाँ पे आ गया ना, रीचिंग होम, आई टुक अप माई क्लोथ, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे दो सब्जेक्ट था, आई आई, लेकिन अब क्या हो गया, एक। कैसे, रीचिंग होम, घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं आपको। एक बार में नहीं समझ में आ गया होगा तो फिर दोबारा में आ ही जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वाले में आ जाना चाहिए, अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, हिंदी में अर्थ निकालना पड़ेगा, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया, मैंने भोजन अपना कर लिया, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन कर लिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करना है हमें, ये ध्यान देना कि पार्टिसिपल का ही प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो पार्टिसिपल में कर पर करके आए तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो भूखे होकर मैंने अपने खाना खा लिया, भूखा होने पर मैंने अपना खाना खा लिया, कर पर करके, तो भूखा होने पर यहां कर दें, भूखा होने पर मैंने अपने खाने को खा लिया। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए हंग्रीइंग तो होता नहीं, इसलिए वहां पे कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस, सॉरी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं जोड़ पाते, तो उसके लिए हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं, देखिए बीइंग, हंग्री में हमेशा यही करेंगे आप, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। अब आगे लिख दीजिए, आई टुक अप माई फूड, आई टुक माई फूड, ठीक है। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही बहुत से आपको एक्सरसाइज आपकी किताब में मिलेंगे, ग्रामर में मिलेंगे, आप लोग जाकर वहां पे करिए, इसको सॉल्व करिए। वैसे मैं बाद में लास्ट में आपको कुछ सॉल्व करने के लिए दूंगा, लेकिन आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, इसमें कई रूल हैं,
मतलब कुल मिलाकर 8 रूल हैं। तो 8 रूल को हम देखिए, बहुत बड़ा ये वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है ताकि आप लोग भी उबे ना। तो छोटे से वीडियो में हो सकता है 2 या 3 या 4 रूल आपको मिले, बाकी सब ना मिल पाए, तो एक और वीडियो बनेगा उसमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देखिए ध्यान से और सीखते जाइए। चलिए अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलते हैं अब पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से पढ़ लेते हैं, उसमें क्या रूल है, कैसे है। पार्टिसिपल का प्रयोग खत्म करते पहले, ठीक, चलिए दूसरा रूल, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। अभी हम आपको बताए थे, सही बच्चे ध्यान से फिर से एक बार सुन ले। पास्ट पार्टिसिपल में हमें क्या है, कैसे पहचानना है, उसमें हुआ, हुई, हुए शब्द आएंगे, पड़ा हुआ, सड़ा हुआ, गरा हुआ, मरा हुआ, जला हुआ, फटा हुआ, तो इस तरह से शब्द आएंगे। और इसकी जो हम ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो ये हुआ, हुई आया है ना, इसका थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से अप्लाई करते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। कहा गया आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था, ठीक है। तो अब अगर हमको ये पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग करना है तो कहीं न कहीं हुआ, हुई, हुई का हमें बनाना होगा। देखिए हम क्या बोले अभी भी, मैंने अपना खोया, मैंने अपना पेन पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो अगर हम इसे दोनों को मिक्स करते समय खोया हुआ बोल दें, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, ठीक है। कैसे, ऐसे देखिए, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। ध्यान दीजिए, खोया हुआ, ये शब्द आ गया, हुआ, हुई, हुए, इसी से हमें समझ में आ जाता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसे हमें बनाना आसान होगा। अगर मैं ये हिंदी लिख दिया दोनों जोड़कर, तो बस उसी को ट्रांसलेट करना है। मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, देखिए कैसे बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, मैंने पाया अपना खोया हुआ पेन, ठीक है। लॉस्ट यहाँ जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा तो तीसरे पार्टिसिपल में पहुंचते हैं। तीसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। हम एक्सरसाइज में पूरा कराएंगे भी, आप लोग बस एक एक दो दो ठो देखते जाइए एग्जाम्पल और समझते जाइए। बड़ा ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है, अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। इसमें कोई भी कठिनाई दिखाई नहीं देता हमको, आप लोग को भी नहीं दिखाई देगा, बहुत सरलता से इसे करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको जिक्र किया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर पर करके आएगा और इन दो कामों के बीच, माने दो सेंटेंसों में जो दो काम होंगे उन दोनों के बीच काफी समय लगेगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, फुल स्टॉप।
शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। ठीक, इस तरह से देख रहे हैं कि ये यहां से यहां तक एक सेंटेंस, फिर यहां से यहां तक दूसरा सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल ये भी सिंपल, दो सिंपल को मिलाकर हमें एक सिंपल बनाना है। देखिए, सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था या कर लिया। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। देखिए ध्यान से, तो उसने अपना गृह कार्य पहले समाप्त किया, पहले अपना होमवर्क समाप्त किया, होमवर्क समाप्त करने में समय लगेगा भाई, उसके बाद तब वो बाजार जाएगी, उसमें भी समय लगेगा, यानी कि दो कामों के बीच आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है। अब ऐसा करिए कि इसमें कर पर करके आ जाए, तो अपना गृह कार्य समाप्त करके वह बाजार गई। अपना गृह कार्य, ये हम बोले हैं ना कि एक जहां अलग से लिख लिया करो, अपना गृह कार्य समाप्त करके वह बाजार गई, इस तरह से जो ऊपर हमने लिखा मिलाकर उसे ही हम अगर ट्रांसलेट कर दे तो ये इसका हो जाएगा सिंथेसिस। अपना गृह कार्य समाप्त करके। अब एक बात आई, हाँ अभी नहीं बताए थे, कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो पार्टिसिपल होता है, जैसे यहाँ करके, समाप्त करके, यही पार्टिसिपल है, तो इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उससे पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का ये रूल है, पहले आप हैविंग लिखिए, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी समाप्त करने का, हैविंग कंप्लीटेड, इस तरह से ध्यान दीजिएगा ये चीज मेरी बात को, हैविंग कंप्लीटेड। अब हर होमवर्क यहाँ पे लिख दीजिए, हर होमवर्क, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हर वो होमवर्क, कामा दे दीजिए, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि वह बाजार गई, ये पूरा पूरा हो गया, अपना कार्य समाप्त करके वह बाजार गई। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा पार्टिसिपल के प्रयोग से हमने आपको दिखाया सिंथेसिस कैसे तैयार होता है। एक चीज और है, इस परफेक्ट पार्टिसिपल में कभी कभी अगर आपको देखने को मिल जाए कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, अगर पैसिव वॉइस में आए तो यहाँ हैविंग के बाद बीन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये देखने में आए कि जो दिया गया है सेंटेंस, दो सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में दिखाई दे रहा है, तब के लिए चलिए देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल। जैसे ही was punished, he was punished by his teacher, by his teacher, full stop, he felt sorry, he felt sorry। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं ही वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर, पनिश्ड थर्ड फॉर्म वाज के साथ लगा और बाई भी लगा है, जिससे समझ में आ गया कि ये क्या है, पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस में आया है तो इसका दोनों का अर्थ वाले निकालिए और पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए। देखिए, ही वाज पनिश्ड बाई हिज टीचर, वह अपने अध्यापक से सजा पाया, वह दुख महसूस किया, वह गलती मान लिया। तो अध्यापक से सजा पाकर उसने गलती महसूस किया, पाकर। तो यहाँ पे हैविंग का प्रयोग कीजिए, देखिए कैसे, हैविंग का प्रयोग कीजिए लेकिन उसके बाद बीन भी, हैविंग बीन पनिश्ड, ऐसे हैविंग बीन पनिश्ड, PUNRE, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसके बाद ये लिखेंगे कॉमा देके, ही फेल्ट सॉरी। ठीक, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था पार्टिसिपल का प्रयोग करके। एक बार आप ध्यान दीजिए, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं दूसरा रूल देखते हैं। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपल के प्रयोग से।
अब दो चार हम इसमें से एक एक्सरसाइज करा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज दिया जाता है तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। ज्यादा नहीं, एक दो ठो हम करवा दे रहे हैं एक्सरसाइज, बाकी आप लोग ग्रामर से देखिए, कोई बुक हो आप लोग वहां से करिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है एक एक्सरसाइज में दिया, द टाइगर वाज हंग्री। पहला है द टाइगर वाज हंग्री, फुल स्टॉप, he killed a goat, he killed a goat। चलिए अब हमें देखना होगा कि ये किस पार्टिसिपल के प्रयोग से बनेगा। लिखा है द टाइगर वाज हंग्री, जो टाइगर था, बाघ था, वो भूखा था। बाघ भूखा था, he killed a goat, उसने एक बकरी को मार दिया। तो भूखा होकर, भूखा होने पर, ऐसे भूखा होने पर उसने एक, यानी टाइगर ने एक गोट को मार दिया। तो भूखा होने पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो बीइंग हंग्री का प्रयोग करेंगे। हम लोग एक बार देखे थे भी, हंग्री जब आया था, तो बीइंग हंग्री। अब का यहां से टाइगर ले जाए वहां, द टाइगर किल्ड ए गोट। ठीक, इस तरह से हो गया, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट। ठीक, चलिए एक और देखते हैं, he has failed। दूसरा है he has failed, list। he heard the news, he heard the news। और he fainted, लिस्ट आपके बाद यहाँ पे देखिए 3 ठो आ गया। अब आप लोग समझिए ध्यान से, 3 ठो आ गया, चाहे 4 ठो आ जाए, चाहे 5 ठो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सबको एक साथ लेकर हमें एक नया सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाना है। पहले सबको समझते हैं क्या है। he has failed, वह फेल हो गया है। he heard the news, उसने समाचार यह सुना। he fainted, वह बेहोश हो गया। अब देखिए तीनों सेंटेंसेस को मिलाइए, वह फेल हो गया, वह समाचार सुना, वह बेहोश हो गया। तो फेल होने का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया, फेल होने का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। सुनकर, जैसे सुना वैसे बेहोश हो गया भाई, यानी कि ये प्रेजेंट में ही होगा। हियरिंग, हियर्ड जो था वो हो गया हियरिंग, हियरिंग द न्यूज ऑफ फेल, ही फेंटेड। इस तरह से ये पूरा हुआ। हियरिंग द न्यूज ऑफ फेल, फेल होने का समाचार सुनकर ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। ठीक, तो चलिए अब आप लोग अपने से करिए इसको, और कोई परेशानी होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको आपको बताएंगे आपको। अब चलते हैं दूसरा रूल पढ़ते हैं, ये पार्टिसिपल के प्रयोग से आगे देखते हैं क्या रूल है, शायद इन्फिनिटिव के प्रयोग से है, वो भी देखते हैं। हाँ, दूसरा है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, दूसरा रूल आ गया इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, चलिए देखते हैं इसके बारे में, पहले समझते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होता है। बहुत से बच्चे तो जानते होंगे, जो 11 और 12 के बच्चे हैं वो तो 6, 7, 8 में, 9, 10 में ही पढ़ चुके होंगे इन्फिनिटिव। अगर बाई चांस आप नहीं पढ़े हो तो समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव जो होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, जैसे टू रीड, टू प्ले, टू गो, टू ईट। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या आना चाहिए, ना, ने, नी, जैसे खाना, खेलना, दौड़ना, ऐसे ही।
तो हम लोग अब जब इसका प्रयोग करेंगे तो यही ध्यान देंगे, कोई ऐसा वर्ब बनाएंगे जिसमें ना ने नी आ जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। मेरी बात को आप लोग नोट करते रहिए, बात नोट कर लीजिए ताकि आराम से समझ सकें। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ही आप लोग ध्यान लगाइए एग्जाम्पल कैसे किया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, और जो मैं बोलता हूं ना उसको नोट करते जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है ही टुक अ नाइफ, एक एग्जाम्पल है, ही टुक अ नाइफ, फुल स्टॉप। He wanted to kill the hen. He wanted to kill the hen. He took a knife. उसने एक चाकू उठाया, चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अब यहाँ पे दोनों शब्दों को जोड़ते समय हम इस तरह से बोले कि मुर्गी को मारने के लिए उसने एक चाकू उठाया। मारने, नाने नहीं आ गया, हो गया काम। मुर्गी को मारने के लिए उसने एक चाकू उठाया। तो ऐसे ही हम बनाएंगे मारने में टू किल, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लगा भी है, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से करेंगे, मुर्गी को मारने के लिए उसने एक चाकू उठाया। ही टूक ए नाइफ, अब डायरेक्ट आएंगे, ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। अब बाकी सब चीज भूल जाइए, इसमें बहुत सारी चीज दिए हैं, उनको हटाइए। मुर्गी को मारने के लिए उसने एक चाकू उठाया, तो यहाँ ही टूक अ नाइफ टू किल द hen, बस। टू किल द hen, मुर्गी को मारने के लिए, ही टूक अ नाइफ, एक उसने एक चाकू उठाया, उसने एक चाकू उठाया मुर्गी को मारने के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हो गया ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। चलिए एक और देखते हैं, ही इज, यहाँ पहला था, दूसरा देखिए, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। ध्यान देना सभी बच्चे, ये थोड़ा उससे हटके है, थोड़ा दूसरा रूल है, ध्यान से समझिए और उसे करने की कोशिश कीजिए। क्या इसमें जो वीक एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले वेरी आया है, और दूसरे में देखिए कैन नॉट, कुड नॉट आया है। ठीक है, तो इसको बनाने का जो रूल है थोड़ा सा आपको नोट करना होगा। कैसे करना है उसे मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं। इसमें वेरी को हटाकर, वेरी को हटाकर टू, टी डबल ओ, टू का प्रयोग करते हैं। एक ये हो गया, और दोनों वाक्यों को जोड़ते समय, वाक्यों को जोड़ते समय, दोनों वाक्यों को जोड़ते समय वर्ब के पहले, वर्ब के पहले इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, इसमें वेरी को हटाकर टी ओ टू का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय वर्ब, यानी ये जो वर्ब आया इसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, टी ओ, इन्फिनेटिव का प्रयोग। चलिए देखिए कैसे बनेगा, इस तरह से बनाइए, ही से लिख देते हैं, ही इज, अब यहाँ पे हम टी डबल ओ टू कर दे, वेरी हटा के, उसके बाद वीक, ही इज टू वीक। अब यहां से ये सब हटा दीजिए, कुछ नहीं, खाली टू वॉक, टू वॉक, बस। ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए कितना आसान है, जैसे मैंने लिखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ये याद रखना, जब भी ये नियम कब लगाओगे, जब कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले वेरी हो,
और यहाँ पे देखिए दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो एक वर्ब के पहले, तभी ये वाला नियम लगाएंगे। बाकी दूसरा पहला नियम ये है था, इस तरह से भी लगता है। तो यहाँ दो नियम है, दोनों को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, अब आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए सिंथेसिस बहुत ही सरल है, बहुत कठिन नहीं है। जो बच्चे सोचते होंगे कि सिंथेसिस बड़ा कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आएगा कि कितना सरल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे एग्जांपल है, he wants to study, he wants to study, full stop. He has gone to Agra, he has gone to Agra। ध्यान दीजिए, he wants to study इसका अर्थ होगा वह अध्ययन करना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। he has gone to Agra, वह आगरा गया है। वह अध्ययन करना चाहता है, वह आगरा गया है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ते समय ऐसे बोले, अध्ययन करने के लिए वह आगरा गया है। करने, नाने नहीं आ गया, काम हो गया। अध्ययन करने के लिए वह आगरा गया है, तो इसे हो जाएगा he has gone to Agra। पहले यही करेंगे, he has gone to Agra। अब यहाँ पे टू स्टडी खाली लिख दीजिए, बस अध्ययन करने के लिए। he has gone to Agra to study। तो यहाँ पे जो टू लगा, यही इंफिनिटिव का यहाँ प्रयोग हुआ, टू स्टडी। वैसे यहाँ पे लगा भी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो समझना होगा कि हमें कहीं न कहीं से हमें नॉन एनी का प्रयोग करना है दोनों को जोड़ते समय, और जहां पे नॉन एनी आ रहा है वहीं पे हम लगा देंगे टू। तो इस तरह से इंफिनिटिव का भी प्रयोग आपने देखा, और एक इसका एक दो ठो हम आपको एक्सरसाइज भी करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पार्टिसिपल का आपने एक्सरसाइज देखा था, वैसे एक दो इसमें भी देख लीजिए। आई हैड नो मनी, एक्सरसाइज पहला है, आई हैड नो मनी, लिस्ट ऑफ is I could not give away, I could not give away। यहाँ देखिए, I had no money, मेरे पास पैसे नहीं थे। I could not give away, मैं दे न सका, मैं कुछ कर न सका। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग आ गया है, लेकिन यहाँ पे इसी तरह से होगा, आई हैड नो मनी, ऐसे लिख दें, आई हैड नो मनी टू गिव अवे, टू गिव अवे, मेरे पास पैसे नहीं थे गिव अवे करने के लिए, यानी कि छोड़ने के लिए, ठीक है। और एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, he has 3 sons, he has 3 sons, full stop। he has to educate them, he has to educate them। ध्यान दीजिए यहाँ पे, he has 3 sons, उनके 3 बच्चे थे, 3 पुत्र हैं। he has to educate them, उन्हें पढ़ाना है, उनको उन्हें पढ़ाना है। तो उन्हें पढ़ाने के लिए ऐसे कर देंगे, उन्हें पढ़ाने के लिए, यानी नाने नहीं यहाँ जुड़ गया, तो इसी तरह से हो जाएगा, he has 3 sons to educate them। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे खाली ऐसे जोड़ते जाइए, टू एजुकेट देम, यहाँ टू लिखा भी था, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, हो गया, he has 3 sons to educate them, उनके 3 पुत्र हैं, उन्हें पढ़ाना है।
फिर पढ़ाने के लिए उनके 3 पुत्र हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अगला रूल देखने, तब से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले रूल पे, जिसका नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके तीसरा रूल आ गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके देखिए जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वह एक किसी भी सेंटेंस का एक स्वतंत्र कर्ता होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र कर्ता, ऐसा कर्ता जो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। और देखिए इसका भी प्रयोग जो है पार्टिसिपल की तरह किया जाता है। थोड़ा सा अंतर है कि पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पे जो किया जाता है वो सब्जेक्ट के बाद, वह स्वतंत्र कर्ता जो है उसके तुरंत बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे, द डकैट्स रैन अवे। REN होगा, लिखा है द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। अब यहाँ पे हमको ये देखना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब माना जाएगा। इसमें कारण और प्रभाव का प्रयोग होता है, यानी कारण प्रभाव, कोई चीज होगा तभी दूसरा होगा। एक सेंटेंस का जो काम होगा वो दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे पुलिस आया, डकैत रैन अवे, डाकू भाग गए। यानी अगर ये न होता तो वो भी नहीं होता, ये होगा तभी वो होगा। यही इस पे ध्यान देना कि एक सेंटेंस का जो कार्य हो रहा है वो डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंस पे। ये वाला कार्य इस पे डिपेंड है। डकैत रैन अवे यानी जो डाकू भाग गए उसका कारण क्या है, पुलिस के आने का। बस यही समझिए, ऐसे ही आप समझ जाएंगे कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी कि कारण और प्रभाव। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हमें हैविंग का जो प्रयोग करना है वो सब्जेक्ट के बाद करना है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। द पुलिस, द पुलिस हैविंग, यहां पे आएगा हैविंग अराइव्ड। ठीक है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, उसके बाद जोड़ दीजिए कामा देकर, द डकैट रैन अवे। बड़े आराम से बन गया, देख रहे होंगे। जहां पे जो सब्जेक्ट होगा जिसके कारण प्रभाव पड़ रहा है वहां पे उस सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैविंग अराइव्ड करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक इसमें और देखना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अगर इज एम आर वाज वेयर आ जाए, उसका प्रभाव पड़े, तब देखिए वो कैसे होगा, वो भी समझ लीजिए। इसमें 2 ही रूल हैं, एक तो ये देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। जैसे द पिक्चर वाज, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, फुल स्टॉप, वी इंजॉयड इट वेरी मच, वी इंजॉयड इट वेरी मच। एक यहाँ पे भी वही काम देखिए, कारण और प्रभाव। द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग यानी जो पिक्चर था बहुत ही मजेदार था,
वी इंजॉयड इट वेरी मच, हम लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। देखिए आनंद कब लिए, जब पिक्चर क्या था, इंटरेस्टिंग। यही कारण बन रहा है, इंजॉय लेने का कारण क्या बन रहा है, इंटरेस्टिंग पिक्चर। तो यही चीज मैंने कहा ना कि ये कारण और प्रभाव इसमें हमेशा दिखेगा। अब यहाँ पे आ गया वाज। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तब हम इसमें बीइंग का प्रयोग कर देंगे, वाज को हटा देंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह से, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, बीइंग इंटरेस्टिंग, फिर वही जोड़ दीजिए, वी एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। समझ में आ गया। जब भी आपको देखने में आए कि वाज वर्ब का प्रयोग, इज, एम, आर का प्रयोग हुआ है, तो उसके स्थान पर हम कर देंगे बीइंग। उसके स्थान पर, यानी ये अब नहीं लगेगा, उसी के स्थान पर लग गया बीइंग। ठीक, बाकी सब वैसे को वैसे रह गया। द पिक्चर है, वाज की जगह बीइंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, बाकी ये सब भी वैसे को वैसे रह गया। ठीक है, तो आपने देखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो तरह से। एक, जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो अब क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है उसको लिखकर फिर हम कर देंगे पार्टिसिपल का प्रयोग और इसे जोड़ देंगे। अगर वाज वेयर आया हो तो बीइंग, ये भी पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग का प्रयोग करके हमने इसको पूरा कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। आपने देखा 3 रूल मैंने बताया। अब ये बहुत वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे इसे समाप्त कर दूं और आगे आपको फिर इसके आगे पढ़ाऊंगा, उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा। आपको धीरे धीरे करके मैं पूरा इंटर के ग्रामर का कोर्स अपलोड कर दूंगा। आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कक्षा 12 के बच्चों को ग्रामर सीखने को मिले। धन्यवाद।